हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके हरियाणा के सीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार शुरुआत में हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ये कहेंगे कि ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत में हम मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को, ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। ठीक है जी। बी और सी 8 दिन में करते हैं और सी और ए, ठीक है जी, समझ में आ गई कहानी। क्या कहना चाहता है कि दो दो व्यक्ति मिल मिलकर, टोटल पर्सन कितने हैं? 3 ही हैं, लेकिन मिल मिलकर काम को करते हैं तो 12, 8 और 6 दिन में करते हैं। बी अकेला काम को कितने समय में करेगा? अब मैं क्वेश्चन को कर देता हूं छोटा। ठीक है जी, ये लो, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इतना कर देते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है, मैं लिख देता हूं सारी बात। ए और बी काम को कितने समय में करते हैं, बस इतना समझ लो। दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर काम को बच्चों कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। क्वेश्चन के अंदर यदि काम और समय का क्वेश्चन है या फिर पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, ठीक है, पाइप और सिस्टम्स बोलते हैं जिसको, यदि उसका क्वेश्चन है तो आप जो समय दिया है ना उसका एलसीएम ले लिया करो। दिनों के या डेज, डेज बोले या फिर आवर्स का, जो भी आपके पास है, जितना भी आवर्स दे रखा ना उन सभी का एलसीएम लेना होता है। और प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, 12, 8 और 6 का एलसीएम सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। क्या मान लू मैं? 3 और 4 को यदि हम एलसीएम मान लेंगे, माना कि वो 12 एलसीएम है, और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वो संख्या होती है जो तीनों से भाग जानी होती है। ये वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई तीनों संख्या से भाग जानी चाहिए। अब ये 12 से 12 तो भाग जाएगा, क्या 8 जाएगा इससे भाग? बिल्कुल नहीं जाएगा, 8 भाग नहीं जाएगा। तो आप ये बताओ, इस 8 के अंदर 4 है? बिल्कुल है। ठीक है जी, 3 है। 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, समझना। 4 तो इसके अंदर आ लिया, एक दो यदि इसको और मिल जाए, एक दो और मिल जाए ना, अब ये पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो 4 3 12 दूनी 24, 8 से भाग जाएगा। ठीक है, और 6 भी जाएगा। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हुआ? 24। हम मान लेते हैं कि कोई काम 24 काम करना था। आप दूसरे तरीके से भी यूं करते हो, उस तरीके से कर लो एलसीएम। सबसे पहले 2 से 6, 4 3, फिर 2 से 3 2 और 3, फिर 3 से 3 1 2 1, 3 4 3 12 दूनी 24। अब हम मान लेते हैं कि कोई 24 काम करना था, ए और बी मिलकर 12 दिन में करेंगे तो एक दिन में 2 करेंगे, ये एक दिन में 3 करेंगे और ये एक दिन में 4। अब देखो, ए और बी, बी और सी, सी और ए, इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो यूं आएगा। अगली बात ध्यान से समझना कि ए और बी काम करते हैं, फिर बी और सी काम करते हैं, और फिर सी और ए करते हैं। बोलो हाँ या ना? ए बी बी सी सी ए, और एक दिन का कुल काम कितना हो गया? 3 और 2 5 और 4 9 काम हो गया। लेकिन ये तो दो दो बार आ गए सारे, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, और ए प्लस अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी एक दिन में कितना काम करेगा? 9/2। इसका मतलब हुआ 4.5 काम करेगा। ठीक है, ए बी सी 4.5 काम करेंगे। उसने पूछा कि बताइए बी कितना करेगा। तो आप ये देखो, यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को माइनस कर देता हूं, ए और सी को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बी आएगा। और ए और सी का एक दिन का काम कितना है? तो आप कहोगे 4 काम। ए और सी का एक दिन का 4 काम है, तो 4.5 में से 4 घटा देंगे तो आधा काम आ गया। इसका मतलब बी एक दिन में आधा काम करता है। बोलो हाँ या ना? तो 24 काम, सारा काम कितना है? 24 कितने दिन में कर देगा? एक दिन में आधा करता है तो 24 काम 48 डेज में कंप्लीट कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है शायद। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी तरीके से हम करेंगे। मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन क्या है कि ए और बी काम को करते हैं 8 दिन में, बी और सी काम को करते हैं 12 दिन में, और तीनों यदि मिलके काम करें तो समय और कम लेंगे। कितना समय लिया? 6।
तो उसने कहा ए और सी मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है भाई, ये उसने पूछा है, बताइए। तो अब आप ये बताइए, देखो ए बी बी सी सी ए, मैं कहूँ तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो तीनों का एलसीएम हमारे पास जनाब कितना आएगा, तो हम देख लेते हैं, वही आएगा 24। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सभी को दिखाई दे रहा है, उम्मीद है 24 आया, सभी को दिखाई देता है। 3, 2 और 4। अब समझो ए और बी 3 काम करेंगे, ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे, बी और सी 2 काम करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये काम करेंगे 3 और 2 5। इसका मतलब a b और c तो आ गया, b फालतू है, यहाँ b फालतू है, और a b और c का काम कितना है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 4 काम है। कितना है 4, तो b अकेला कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 5। देखो ए बी सी कितना करता है, 4 काम करता है, तो यदि मैं इसमें से ए बी सी का काम घटा दूं 5 में से 4 तो 1 आ गया। बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है बच्चों, बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है। यहां पूछा इसने ए और सी का, अब आप ये देख लो कि आपके पास बी अकेले का काम आ गया 1 काम है, और तीनों मिलकर काम कितना करते हैं 4 काम। यहां लिख देता हूं, चलो ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 4 काम। अगर मैं बी माइनस कर देता हूं तो आपके पास कौन आएगा, ए और सी, और बी का काम कितना है एक दिन का, हमने पढ़ा भी 1, तो कितना आ गया ए और सी का एक दिन का काम 3 काम। ए और सी एक दिन में 3 काम करेंगे, काम है कितने 24, तो 24 और बाद में 3 कितना है 8, 8 दिन में ए और सी काम को कर देंगे, 8 दिन में ए और सी काम को कर देंगे। भाई यदि समझ में नहीं आया है, थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, तो एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है, आ जाएगा, बिल्कुल आसान सी बात है, कोशिश करो मेरे भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 वर्ष पूर्व सीता की मां सीता से 4 गुनी बड़ी थी। मैं लिख देता हूं, ये मदर है और ये डॉटर है, 4 गुनी बड़ी थी 4 साल पहले, मदर 4 की थी तो ये 1 साल की थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद, इसका मतलब आज से 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष बाद, टोटल डिफरेंस कितने साल का है 20 साल का है। उनका क्या हो गया रेशियो, माँ अपनी पुत्री से 2 गुना बड़ी होगी, तो माँ 2 की होगी तो बेटी 1 की होगी, ये रेशियो आ गया 4 2 1 1। अब मैं आपको तरीका बता देता हूं क्वेश्चन का, ध्यान से देखना, आपके पास तरीके बहुत हैं, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप करो। चाहे तो आप यूं कर सकते हो, देखो 10 साल पहले ये 4x की थी, ये x की थी, और आज से 10 साल बाद टोटल 20 ऐड करेंगे तो 20 प्लस 20, और ये इक्वल नया रेशियो आ गया 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 40, ये 2x इस साइड आएगा तो 2x बराबर है 20x इक्वल टू 10। x का मान 10 पुट कर देंगे ना तो क्या आएगा, ये बात समझना, x का मान मैं यहाँ 10 पुट कर देता हूँ, क्या आएगा आपके पास 40 आ गया, 40 प्लस 20। अब ये ध्यान से समझना, 4x जो उम्र है वो 10 साल पहले की थी, उसने पूछी कब की है, सीता की वर्तमान आयु, ये तो मदर थी और ये सीता थी, तो मदर और सीता, सीता की आयु पूछे तो x का मान 10 आया है 10 साल, ये तो 10 साल पहले की है। पूछे वर्तमान की बताइए तो 10 साल में क्या ऐड कर देंगे 10 और ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 साल उसकी उम्र है। और आज माँ की उम्र कितनी है, तो 10 साल पहले 40 थी, तो आज 10 ऐड कर देंगे तो कितनी होगी 50 साल। पूछा है सीता की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, देखना किस तरीके से करेंगे। देखिए भाई देखिए, क्या कहता है कि 10 साल ये पहले की है और ये 10 साल बाद की है, तो टोटल डिफरेंस कितना का है 20 साल का, ये याद रखना है। अब ये बताओ क्या ये डिफरेंस समान है, रेशियो में डिफरेंस समान नहीं है, तो मैंने पीछे वाली क्लासेस में बताया है, यदि जिस भाई ने नहीं देखी है, मेरी जितनी भी क्लासेस हैं 4-5 जो चैप्टर है उनकी वीडियो आई हुई है वो देख लो। ठीक है, तो पता लगेगा कि हम ये गैप निकाल के और ये गैप निकाल के इस गैप को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इस गैप को इससे, तो इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4:1 और 3 दूनी 6 और 3। अब देखो 1 से 3 हो गया,
ये 1 साल की थी तो 3 की होगी, ये 4 साल की थी तो 6 की होगी। 20-20 साल का दोनों में गैप है, दोनों ही 20 साल का जिक्र है, तो 20 साल का अंतर यहाँ 2 का है और क्वेश्चन में कितना है 20 साल का ही है, तो एक का मतलब कितना आ जाएगा 10 का। तो ये 40 की, ये 10 और ये 60 और ये 30। ये कब की है, कब की एज थी, 10 साल पहले की। तो 10 साल पहले पूछे तो 40 साल की थी मदर, आज कितनी की होगी, तो 40 और 10 50। बेटी 10 साल पहले 10 साल की थी, आज पूछे तो 10 + 10 कितना हो गया 20। ये लो भाई, बिल्कुल इजीली हमने कर लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। उसने कहा कि चीनी और पानी का एक घोल है जिसके अंदर चीनी कितनी है 15% है। परसेंटेज वैल्यू, सांद्रता का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में इतनी है, या कहो प्रतिशत इतना % है, और दूसरे में 40 है। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर लो, सबसे आसान तरीका है। बस इतना ध्यान रखना कि आपके पास ये भी चीनी होनी चाहिए, ठीक है, पहले वाली भी चीनी, ये भी चीनी, और मिक्स के अंदर भी क्या होनी चाहिए चीनी। और चीनी पर नहीं लगाओ तो एलिगेशन आप किस पे लगाओ, पानी के ऊपर लगा दो, ठीक है जी, आपकी मर्जी है। जैसे 15% पहले घोल में चीनी थी, दूसरे में 40% है, और जो मिक्सर आया है उसके अंदर कितना है 30% है, तो ये लगाओ जी, ये हो गया आपका 15, कितना हुआ जी 15, ठीक है। और यहां से ये आएगा तो 10, रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया 2:3 का, कितना आया 2:3 का। जो भी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। आप पानी पर भी लगा सकते हो, समझो, हर चीज समझो, क्वेश्चन को समझ के करो। कैसे कि देखो, जहां 15% चीनी है तो वहां आपका पानी कितना होगा, तो आप कहोगे 85%, बोलो हाँ या ना, कितना होगा 85%, तो हमने ये लिख दिया 85, ठीक है। 40% है तो हमने लिख दिया 60, और बीच में 30% चीनी है तो पानी कितना हो गया, तो आप कहोगे 70। ये डिफरेंस यहां लिख दो और ये डिफरेंस यहां लिख दो, ये लो भाई, देखो समझ में आई है तो बात। ये होता है एलिगेशन का तरीका। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, हो गया आपका आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस क्वेश्चन को आपकी मर्जी है, आप रेशियो से कर सकते हो, एलिगेशन से कर सकते हो, या अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखो 30 ग्राम चीनी इसने बताई है, उस घोल में 40% चीनी है, इस घोल में चीनी कितनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए। अब जो चीनी मिलाएंगे ना वो 100% होगी। यदि एलिगेशन लगाना है, समझना बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बच्चों का ये डाउट रहता है, ठीक है। क्या कहा कि समझना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 300 ग्राम जो चीनी है ना, एक बार यूं लिख लो, 300 ग्राम जो चीनी है उसके अंदर चीनी कितनी है 40% है, और जो मिलाई जाएगी वो चीनी कितनी होगी 100% होगी, और मिक्सर के अंदर चीनी कितनी है 50% होगी। उम्मीद है ये समझ में आएगी बात आपको, कोशिश करना, मैं कई तरीके बताऊंगा इसके आपको। रेशियो यहां पे 50 लिख दो, यहां 10 लिख दो, आ गया 5:1। अब इससे आगे समझना है, यदि टोटल चीनी शुरुआत में 30 ग्राम चीनी का घोल था ना, टोटल आपके पास जो घोल था यदि वो 5 ग्राम था तो उसके अंदर 1 ग्राम मिलाया गया, बस यही बात है। देखो ये 300 ग्राम घोल था और यहाँ कितना आया है 5, ये कंपैरिजन करना होता है, इस बात को आपको समझना है। यहाँ 300 ग्राम था, 100% हमने मिलाई है तो वो 1 मिलाई है, 300 ग्राम 5, तो आप यूं लिख दो 5 का मतलब 300 ग्राम है, ठीक है, तो 1 का मतलब कितना आएगा 60, और मिलाई फिर कितनी है 1 ग्राम है, तो 60 ग्राम चीनी आंसर आ गया। बात बनी क्या। दूसरे तरीके से, तरीका यही है, अब की बार हम पानी पर लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, पानी पर लगाएंगे भाई एलिगेशन, ठीक है। तो देखना क्या करेंगे, 40% चीनी है, ठीक है, क्या था एक बार देख लेते हैं। ये देखो भाई, अब आपसे कहा गया है कि 300 ग्राम आपके पास क्या है घोल है, इस घोल के अंदर
पानी कितना है, तो मैं आपसे कहूं पानी कितना है तो आप कहोगे 60% है। और जो मिलाया गया है वो कितना मिलाया है, तो 0% मिलाया गया है। बोलो हाँ या ना। अरे कितना मिलाया गया है, 0%। और मिक्सर के अंदर आपका कितना है, तो आप कहोगे 50% है। कितना है बोलो, 50% है। एलिगेशन लगाओ 10, एलिगेशन लगाओ, यहाँ कितना है आपका 50, 0 50, 5:1। फिर वही बात आ गई, मिलाया कितना है आपने, मिलाया कितना है आपने। अब चीनी आएगी, बस इतना ध्यान रखना, क्या आएगी, चीनी। यदि 5 ग्राम था तो 300 ग्राम घोल था, लेकिन 5 नहीं था, कितना है 300। 5 का मतलब है 300 है, तो 1 का मतलब आएगा 60। इसको बस इतना मानना कि ये क्या मिलाई है आपने, चीनी मिलाई है। क्या मिलाई है, चीनी मिलाई है। तो 1 का मतलब 60 है, तो 60 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। एक तरीका और देख लो भाई। अगला तरीका समझो, देखो 300 ग्राम आपके पास क्या है, मिक्सर है, और उसके अंदर आप ये बताइए कि चीनी कितनी है, तो चीनी उसके अंदर कितनी है आपके पास, 40% है। कितनी है, 40% है। तो यदि 300 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 40% चीनी है, तो वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा रे मेरे भाई, तो वाटर आपके पास होगा 60%। अब मैंने वाटर क्यों लिया है, क्योंकि वाटर आपका शुरुआत में और बाद में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने चीनी मिलाई है। और इतना ही पानी आपका किस में रहेगा, जब 300 ग्राम के अंदर हम x ग्राम क्या मिला देंगे, चीनी मिला देंगे। क्या मिला देंगे, चीनी मिला देंगे। और नए घोल के अंदर अब बताइए, चीनी 50% है, तो पानी कितना है, तो पानी भी आपका 50% ही है। बोलो हाँ या ना। 0% परसेंट है, 0 और 0 ये काट लिया हम, 6 तिये 18, 1800 हमारा आ गया, बराबर होगा 5 तिये 1500 प्लस 5x, ये काट दो इधर आओ, 300 बराबर होगा 5x, और x का मान आ गया 60। बोलो हाँ या ना। x का मान 60, इसका मतलब हमने चीनी मिलाई थी घोल के अंदर, तो x का मान आपका, भाई साहब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे उठाओ और घोट के पी जाओ। घोट के पीने का मतलब है उसको उबालना नहीं है, बार बार उनको समझो। मैंने तरीके बता दिए हैं, एक तरीका और भी है वो मैंने छोड़ दिया है, रेशियो वाला बिल्कुल आसान सा तरीका है। 40% को आप तोड़ लो, फिर 50% को तोड़ लो, और हम क्या कर लेंगे, पानी को बराबर कर लेंगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका मैंने आपके लिए छोड़ दिया है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन ये है। अब मैं इस क्वेश्चन को केवल एलिगेशन से करूंगा। सोने और चांदी की 50 ग्राम की मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। सोने की वह मात्रा सोना मिलाना है जिसमें धातु में मिश्रण करने पर इसमें 95% सोना हो जाए। देखो 80% सोना है, कितना है 80%। अब हम इसको छोटा कर देते हैं। आइए जनाब, अब एक ही तरीका करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के कई तरीके से भाई आने चाहिए, सारे तरीके। पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन आए, कौन सा तरीका हमें लगाना पड़े मेरे भाई, ऐसा मत सोचना कि एक ही तरीका हम पढ़ेंगे। अब हम, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे आसान तरीका है एलिगेशन लगा दो उसको ऊपर। देखो सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु है, तो ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ 50 ग्राम पहले ऊपर लिख लो एक बार। ठीक है, अब परसेंटेज वैल्यू लिखनी है कि शुरुआत में सोना कितना था, 80% था। जो 50 ग्राम मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु का मतलब है जो अलॉय आपके पास है, जो मिश्र धातु सोने और चांदी की है या किसी की भी है, जो मिक्सर है वो 50 ग्राम है, और उसके अंदर सोना कितना है, सोना कितना सोना है, आप कहोगे 80%, और मिलाया वो कितना है, तो आप कहोगे 100%। और नया जो मिक्सर है उसके अंदर एग्रीगेट आप कहोगे तो सोना कितना परसेंट है, सोना 95%। करो भाई माइनस, 95 में से 80 गया तो 15, और यहाँ कितना आ जाएगा 5। भाई परसेंट नहीं लिखा मैंने, मत सोचना, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट है। 1:3 आ गया मेरे भाई। 1:3 का मतलब समझ लो, यदि 50 ग्राम आपके पास मिश्र धातु थी तो यहाँ कितनी आई है 1, तो 1 का मतलब है 50 है, तो 3 का मतलब कितना होगा रे बोलो, 1 का मतलब 50 है, तो 3 का मतलब है 150। तो हमें यहाँ 150 ग्राम है सोना मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे भाई, सोना। सोना कितने प्रकार के सोने होते हैं वो आप चेक कर लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है।
आपके पास 3 कंटेनर है, 3 ग्लास है यूं मान लो, ठीक है, तीनों की कैपेसिटी सेम है। उसने कहा कि इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः है 2:1:3:1:3:2 है। यदि एक बड़े पात्र में इन तीनों का कोंडेल दिया जाए तो नया अनुपात ज्ञात करो। मैं यहां लिख देता हूं, एक बर्तन है 2:1 में, 3:1 में और 3:2 में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को कर देते हैं छोटा, पढ़ा रहने दे भाई, चल यहीं पे रह जा तू। इसने कहा पहला जो ग्लास है ना वो भरा हुआ है, दूसरा भी भरा हुआ है, तीसरा भरा हुआ है, प्रत्येक कितने लीटर का है? 10 लीटर का। तो टोटल आप बताओ कितने लीटर हो गया मिक्सर? 30 लीटर हो गया। लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि यदि आपका कंटेनर बराबर है, मतलब यदि आपकी तीनों ग्लास बराबर हैं तो ये टोटल वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। यहाँ 2 और 1 3 है, यहाँ 3 और 1 4 है, यहाँ 3 और 2 5 है। मैं लिख देता हूं ये 3 है, यहाँ आपका 4 है और यहाँ आपका 5 है। ये तो गड़बड़ होगी ना, बराबर होने चाहिए ग्लास। तो 5 4 और 3 का एलसीएम निकाल लो, उतना कर लो सभी को। इसका मतलब चाहे तो अब देखो इनमें कोई कॉमन नहीं है, 4 3 12 5 60। अब इस 3 को 60 बनाएंगे ना तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 20 से। इस 4 को 60 बनाऊंगा तो 15 से। इस 6 को 60 बनाऊंगा तो 10 से। बोलो हाँ या ना। अब देखो 3 और 2 5, 5 को मैं यदि 10 से नहीं कर सकते भाई, इसको किससे करेंगे हम? 12 से करेंगे, तभी तो 12 5 60 हो जाएगा। करके देखते हैं, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, 15 तिये 45, 15 एकम 15, 12 तिये 36 और 12 दूनी 24। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारे ग्लास भर गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो 60 ये हो गया, 60 ये हो गया और 60 ये हो गया। अब दूध के अंदर दूध मिला दो और पानी के अंदर पानी, आपका अनुपात आ जाएगा। उसने पूछा है दूध और पानी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई 40 45 और 36 टोटल कितना हो गया? तो एक तो लास्ट में तो 1 लग जाएगा, 8 और 3 11 और 1 12। आपका शुरुआत का दूध था तो दूध तो हो जाएगा 121। पानी कितना होगा? तो 9 और 5 121 अनुपात 59 59, 1:1:59। ये तरीका इस सवाल का याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा आपका 1:21:59। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HSSC एग्जाम्स। ठीक है, आपके एसएससी में भी आए हुए हैं, सीजीएल में भी आए हुए हैं भाई। आज ये एक रेलगाड़ी है 7/11 चाल से चलती है, इस बात को समझो। मैं लिख देता हूं उसकी चाल यदि नीचे वाली संख्या, मैंने आपको पीछे की क्लासेस में बताया है कि नीचे वाली संख्या प्रारंभिक मान होता है और फिर क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से समझो ऊपर वाली बढ़ाई है घटाई है या उतनी ही की है। कहने का मतलब है उसने कहा कि सामान्य चाल की 7/11 से चलती है। इसका मतलब हुआ यदि चाल पहले 11 थी तो अब 7 होगी। बोलो हाँ या ना। और चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है भाई साहब। क्या होता है? समय। कहने का मतलब है यदि पहले 11 स्पीड थी तो अब 7 स्पीड है। बोलो है ना। तो समय यदि पहले 7 लगता था तो अब 11 लगेगा। कोई डाउट है क्या? अरे समय का उल्टा स्पीड भाई, यदि चाल बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा और यदि चाल घटाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। आप अपने घर से स्कूल जाते हो, यदि तेज चलोगे तो समय कम लगेगा और यदि हम स्लो चलेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई है? तो यहाँ देखो ये वेलोसिटी और ये टाइम आ गया। टाइम का रेशियो कितना आया? 7:11। अरे बोलो 7:11 कितना आया? यहाँ 4 का अंतर। कहने का मतलब रेशियो में कुछ भी हो सकता है, ये घंटे हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं। रेशियो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसमें क्या दिया है कि 11 घंटे में पहुंचती है। अच्छा जी, यहां दिया एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि यदि वह 11 की बजाय 7 से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब बाद का समय 22 घंटे दे दिया। यहां देखो 11 घंटे लगते हैं, अभी 4 का कोई यूज नहीं है तो हटा देते हैं। उसने कहा कि यदि 11 के बजाय 7 से चलती है तो 7 की बजाय 11 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन में दिया है 11 नहीं 22 घंटे लगते हैं। तो बताइए 11 दूनी 22 है, डबल हो गया तो 7 दूनी 14। पहले 14 घंटे लगते थे और अब 22 घंटे लगते हैं। तो कितने समय की बचत होगी? कितने समय की बचत होगी बताइए? तो समय की बचत आप ये डिफरेंस निकाल लो बस। समय की बचत कितनी होगी? तो 22 14 कितना है आपका? 8 घंटे की बचत होगी। एक बार फिर से देख लो
कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? भाई रेलगाड़ी है, किसी कारणवश स्लो हो जाती है, ठीक है, स्लो होगी तो समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगा? 22 घंटे। सबसे पहले आप पहले वाला समय निकालो, तो यदि वो स्लो ना होती तो वो 14 घंटे में पहुंचती, बोलो हाँ या ना। और 14 घंटे में पहुंचती तो उसने कहा कितना समय बचत होता, तो समय भाई 22 घंटे की बजाय 14 लगता, तो 8 घंटे की हमारा टाइम से होता, 8 घंटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, इसका मतलब है एक ही दिशा में जा रही हैं, इसका मतलब स्पीड कम होगी, बोलो हाँ या ना। रिलेटिव स्पीड है कम होगी। एक 56 है, एक 29 है, तो 56 में से घटा दो 29, पहला काम यही करना है। 16 में से 9 गया 7, 27 किलोमीटर पर आवर आ गया है, ठीक है। मतलब कि चाल का जिक्र जहां भी करे वहां लिख दो 27 किलोमीटर पर आवर। अभी इसको बदलना है, वो भी देखेंगे। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को पार करती है भाई। अब इसने कंफ्यूजन के लिए दे दिया, आदमी उसके अंदर बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, तो उसकी कोई लेंथ नहीं है, उसकी स्पीड जरूर है, जितनी स्पीड ट्रेन की है उतनी स्पीड आदमी की है, लेकिन उसकी कोई डिस्टेंस नहीं है, बोलो हाँ या ना। उसकी कोई दूरी नहीं है। तो तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई बताइए, तो बहुत आसान सा सवाल है। चाल बराबर दूरी अपॉन समय, बोलो हाँ या ना। चाल कितनी है, तो चाल आप कहोगे 27 आ गई, रिलेटिव चाल लगेगी यहाँ, ठीक है। दोनों की, ट्रेन के अंदर बैठा है वो ट्रेन भी चल रही है, तो उस ट्रेन की भाई साहब चाल लगेगी 27। 5/18 लिख लो नीचे। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या दिया है हमें, मीटरों में पूछा है आंसर, ठीक है जी। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो हमने निकालनी है, और समय कितना है, 10 सेकंड में पार करती है, आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ लिख दिया 10। 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। कोई डाउट है? 2 से काटो 5, बोलो मिलकर जय बाबा की। 5 तिये 15, 15 5 75। आंसर कितना आ गया? 75 मीटर या किलोमीटर? मीटर आ जाएगा भाई। एक बार फिर से समझ लो मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। देखो दो ट्रेन यदि एक ही साइड जाती हैं तो स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? अरे बोलो, स्पीड एक ही साइड जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड घटेगी, और यदि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड आपकी बढ़ती है, रिलेटिव स्पीड बढ़ती है। बढ़ेगी तो ऐड हो जाएगी और कम होगी तो माइनस। कम कर दिया हमने 27 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मीटर पर सेकंड में इसको बदल लिया। उसके बाद क्या किया, चाल बराबर दूरी बटा समय, और कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, ठीक है। हम यहीं पे कैलकुलेशन हमारी पूरी कर लेंगे, ठीक है, यहीं पे कैलकुलेशन पूरी कर लेंगे। डिस्टेंस अपॉन 10 सेकंड है, कुछ चेंज नहीं करना, कैंसिल आउट करोगे डी का मान आ जाएगा 75 मीटर। बच्चे नहीं हो आप, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई। आइए हो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तैराक की स्थिर जल में चाल है 9 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में इतना समय लेता है। ये लो भाई, नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको थोड़ा बहुत कर देते हैं बड़ा, और एक बार पढ़ लो, ठीक है। क्या दिया है, एक तैराक एक स्थिर जल में चाल 9 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। हम मान लेते हैं कि चाल जो है ना किसकी, समझो भाई ध्यान से, कि स्थिर जल में, ठहरे हुए जल में नाव की चाल जो है, नाव की चाल को मैं यू मान लेता हूं, ठीक है, और वो है 9 से 1/3, 9 तिये 27 और 1 28/3। कोई डाउट है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। नदी में एक विशेष दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में उसे धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। वो कहता है कि वो धारा के साथ दूरी तय करे, बोलो हाँ या ना। धारा के साथ, तो यदि, और मैं मान लेता हूं धारा की चाल v है, हमें पता नहीं v का मान कितना है, तो धारा के साथ चलेंगे तो u प्लस v बनेगी, बोलो हाँ या ना। और धारा के विरुद्ध चलेंगे तो u माइनस v। पानी का बहाव इस साइड है और हम भी इसी साइड जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। ये ट्रेन से उल्टा है भाई, क्योंकि हम पानी के ऊपर हैं, इसलिए यदि इसी साइड धारा है, इसी साइड हम स्पीड बढ़ेगी, और ऑपोजिट में है तो स्पीड घटेगी, नाव का जिक्र आए तो। अब क्या करें, अब अगली लाइन में उसने कहा कि समय 3 गुना लगता है, समय 3 गुना लगता है। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन ये तो क्या है आपके पास, ये तो चाल है, मैं लिख देता हूं चलो, समय
समय जाने का और समय आने का, ये टाइम आने का है। अब जाएगी साथ जाएगी ना तो समय कम लेगी, तो समय कम लेगी जाएगी साथ, तो 1 घंटा लिया। 3 गुना का मतलब है यदि एक घंटा लेती है तो दूसरा 3 घंटा, तो जाने में यदि 1 घंटा लेती है तो विरुद्ध आने में 3 घंटे लेगी। बोलो हाँ या ना। साथ जाती है तो स्पीड ज्यादा होगी, बोलो यस और नो। स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा। जाने में स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, कहने का मतलब मेरा समझना, मैं ये कहना चाहता हूं टाइम आपका T1 T2 यदि रेशियो 1:3 है जाने आने का, तो जो चाल होगी ना वो रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जाने में समय यदि 1 घंटा लगता है तो चाल उल्टी हो जाएगी, जाने में चाल 3:1 हो जाएगी, क्योंकि जाने की चाल ज्यादा बनेगी। बोलो हाँ या ना, इस बात को समझ लो। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, फिर समझना भाई साहब, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, देखो समझना बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। टाइम जाने का, जाने में, और टाइम आने का। जाने में स्पीड ज्यादा थी तो 1 ही घंटा लगा है, और आने में स्पीड कम थी तो 3 घंटे लगे हैं। तो मैं आपसे कहूँ ना चालों का बताओ चालों का अनुपात है, तो आप कहोगे जाने में हमारी चाल थी क्या थी? u+v। तो यदि u+v है इसका मतलब है चाल ज्यादा है, तो इस रेशियो को हम उल्टा कर देंगे, बस यूं याद रखना, रेशियो में लिखना है। तो u+v/u-v पूछे ना तो आप लिख दो 3/v। बस इतनी सी बात समझनी है, इतनी सी बात थी। ये कहानी मैंने समझाने के लिए लिखी है, जरूरत नहीं है मैं सीधा यहां लिखता 3/1। बस इतनी सी बात यदि आ गई समझ में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, u+v बराबर 3u-3v। अब u इस साइड आएगा, कोई उस साइड जाएगा, तो ये कुल मिलाकर क्या बनेगा पता है? ये 2u = 3v बनेगा। सॉरी 3v नहीं बनेगा, ये 4v बनेगा, 4v। और u/v क्या बनेगा? 2/1 बनेगा। यदि u का मतलब है नाव की चाल, v का मतलब है धारा की चाल। यदि u आपका 2 था, धारा 2 थी, तो आपकी नाव सॉरी, यदि नाव आपकी 2 से चलती है तो धारा आपकी उससे कम में चलेगी, मतलब 1 में चलेगी। ये 2 तो ये 1, लेकिन नाव की चाल दे रखी है कितनी है? 28/3, और इसको आधा कर देंगे, बोलो हाँ या ना। तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से 14, 14/3 होता है। 3 चौके 12, 4 सही 2/3 km/h। ये कहानी थी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। इसका निचोड़ ये था, उसने है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, उसने दे दिया कि जाने में जो समय लगता है ना वो आने में समय के, या फिर उसने कहा आने में, आने का मतलब है विपरीत जब चलती है ना, और आने में और जाने में, तो अनुपात दे दिया 3:1। और किसका अनुपात? समय का। हमें चाल का अनुपात चाहिए, तो चाल का अनुपात आप कहोगे उल्टा बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है यदि वो आती है तो स्पीड कम होगी, और जाती है तो स्पीड u+v होगी। तो इन दोनों बातों को बराबर रख दो, बस ये कहानी का निचोड़ था। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपनी गति का 6/7 भाग से दूरी तय करने में 12 मिनट देर हो जाता है। अच्छा भाई, अपनी गति के 6/7 से, इसका मतलब है यदि पहले 7 गति थी तो अब 6 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। ये वेलोसिटी आ गई। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले समय इसका उल्टा होता है, 6 से क्या हो जाएगा? 7। बस इतनी सी बात समझनी है। यदि पहले चाल 7 थी अब चाल 6 हो जाएगी। ये अनुपातिक वैल्यू है, फिक्स मान नहीं है, रेशियो में है। तो टाइम इसका उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि यदि चाल ज्यादा होगी समय कम लगेगा, समय कम होगा चाल ज्यादा होगी। बोलो ठीक है। समय पहले 6 था अब 7 है, अंतर कितने का है? 1 का। क्वेश्चन में अंतर 12 का है, बस यही दिया है 12 मिनट का। ये अगर यहाँ 12 दिया, मिनट दिया है तो मिनट लिख लो, आवर दिया है आवर, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेकंड, मिनट, घंटे कुछ भी हो सकता है, अनुपात में है। यहाँ पहले लगते थे उसको 72 मिनट, 12 छक्के 72 मिनट, अब लगते हैं 12 सत्ते 84 मिनट। क्या पूछा है? तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो अब जो समय लगेगा वो 84 मिनट लगेगी भाई। पहले जो समय लगता था वो 72 मिनट लगती थी, 1 घंटा 12 मिनट, और यहाँ 1 घंटा आपका 24 मिनट, ठीक है।
24 होगा ना, 60 और 24 कितना होता है, 60 मिनट 1 घंटा, तो 1 घंटा अलग हो गया और 24 ये। तो देख लो जो भी आपका आंसर मैच होता है वही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोने की कीमत, सोने की कीमत, अब देख लो भाई सोने की भी कीमत है, ज्यादा सोओगे तो नुकसान खा जाओगे, यदि ज्यादा सोओगे तो आपकी कीमत घट जाएगी। अरे बोलो हाँ या ना। सोने की कीमत लगा दी इसने, सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के, इसका मतलब है जो आदमी ज्यादा सोएगा, जिसका ज्यादा वजन है, उसके भार। ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चन क्या है समझना, ये कौन सा सोना है वो देखते हैं, ठीक है। सोने की कीमत है, सोने की कीमत तो है, ये बात तो सच है, सोने की तो कीमत है। ज्यादा सोओगे तो मुश्किल काम है भाई, कुंभकर्ण की तरह मत सोना आप, कम सोना, 6-7 घंटे की नींद लो, पढ़ो और नौकरी लो भाई, काम बनेगा आपका। सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ये सोने का एक बिस्कुट है, ठीक है, और एक बिस्कुट ये है, ये 5 ग्राम का है और ये 1 ग्राम का है। इस कहानी का मतलब समझना, उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है जितना भार बढ़ेगा ना उतना उसका मूल्य बढ़ेगा, और किस हिसाब से बढ़ेगा, जितना भार है उसका स्क्वायर कर दो। मान लो 5 ग्राम का बिस्कुट है ना, तो इसके 25 रुपए मिलेंगे आपको, और यदि 1 ग्राम का बिस्कुट है तो 1 रुपए मिलेगा, स्क्वायर कर दो, और यदि 2 ग्राम का है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 4 रुपए आपको मिलेंगे। ये कहने का मतलब है सोने का भाव उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। कहानी समझ में आई है? चलो जी, उम्मीद है इतनी सी बात समझ में आई होगी। यहाँ ये सोने का मतलब गोल्ड से है भाई। एक व्यक्ति सोने के भार को 3:2:1 के अनुपात में बांटकर बेचता है। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा। सोने का एक टुकड़ा था, उसने उसको यूं तोड़ दिया, 3, 2 और 1। इसका मतलब टोटल कितने ग्राम का टुकड़ा था, 3 और 2 5 और 1 6, 6 ग्राम का टुकड़ा था, और उसने उसको तोड़ दिया 3 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम। उसको फायदा हुआ कि नुकसान, पहले तो ये चेक करते हैं। तो भाई यदि वो तोड़ता ना तो उसका मूल्य होता 36 रुपए। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि उस जितना ग्राम का उसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और तोड़ने के बाद देखो ये 9 रुपए का बच गया, ये पार्ट 4 का और ये 1 का। बिना तोड़े 36 रुपए का था, और तोड़ने के बाद 9 और 4 13 और 1 14, 14 रुपए का, और यहाँ 36 रुपए का। बोलो फायदा हुआ कि नुकसान? तो आप कहोगे नुकसान हुआ। कितने रुपए का हुआ? तो आप क्या कहोगे भाई, 18 रुपए का हुआ है शायद, सॉरी 18 का नहीं हुआ है, 32 नहीं है 36 है, ठीक है। तो आप कहोगे 22 रुपए का उसको नुकसान हुआ है। यस और नो? कितने रुपए का हुआ उसको? 22 रुपए का। 36 में से हमने 14 घटा दिया, ठीक है। वो यदि तोड़ता ना तो 36 रुपए का बिकता, लेकिन कितने का बिका है? 14 रुपए का बिका है, 22 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 4620 रुपए का नुकसान हुआ। कितने का? 4600 रुपए, 4620। तो काट लो, 22 दूनी 44। अच्छा जी, बच गया 2, 22 से कम 22, 1 का मतलब 210 है। तो उसने क्या पूछा है? तो सोने का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक का मतलब है कि 36 का मान बताइए क्या था। पहले वो 36 का था ना, अनुपात में आ गया था 36 का। तो 36 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब ये है, तो 36 का मतलब हो जाएगा 36 गुणा 210, तो लास्ट में 0 आएगी। और शॉर्ट मैंने गुणा करनी सिखाई थी 2 अंकों की, 6 एकम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, और 3 एकम 3, 12 और 3 15, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7560 रुपए का टुकड़ा था वो, 7560 रुपए का टुकड़ा था भाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुंदर सा आसान सा क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं हैं 1/2, 2/3, 3/4 के रेशियो में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अब आप यहाँ x लगा के चाहे डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, उसको 36 के बराबर पुट कर लो, चाहे आप ऐसा करो इनको रेशियो में बदलो भाई, फ्रैक्शन हटा दो किसी तरीके से। तो 1/2 इज टू 2/3 इज टू 3/4। 4, 3 और 2 को यहां से हटाना है तो इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, 12 से गुणा कर देंगे, और 12 से इसको गुणा करेंगे
इसको करेंगे 12 से इसको और 12 से इसको, तो ये 2 छिक्के 12, 6, 3 चौके 4 दूनी 8, 4 तिये 3 तिये 9, ये वास्तविक रेशियो आ गया। 6:8:9 कह लो, चाहे आप ये कह लो, बात सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, बड़ी 6, छोटी 6, बड़ी 9, अंतर 3 का, लेकिन वास्तव में 36 का। तो 1 का मतलब 12, 1 का मतलब 12 है, तो वे संख्याएं क्या क्या होंगी, तो वो संख्या यही होंगी भाई। 12 छिक्की 72, 12 अट्ठे 96 और 12 में 108, 72 96 108, 72 96 108, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या का 4/7, तो भाई संख्या मान लो x और उसका 4/7 बराबर है दूसरी संख्या के 40% के। 40% हटाए तो नीचे 100। बोलो कोई डाउट है? अरे बोलो। 0 से 0। यदि आपने मेरी पीछे की क्लासेस देखी हैं तो मैंने आपको बताया था 40% लिखने की जरूरत नहीं है। 40 को तोड़ दो सीधा, 2 दूनी 4, 2/5। तो हम सीधा भी कह सकते थे कि ये हमारा क्या होता है, 2/5 होता है। ठीक है, अब ये आ गया देखो, x इंटू 4/7 इक्वल टू वाई इंटू 2/5। ये लाइन हमें सीधी लिखनी थी, ऊपर वाली लाइन लिखनी नहीं थी। ये 2 इससे कैंसिल आउट होता, बोलो हाँ या ना। अब इस y को इधर ले आओ, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 को ऊपर लेके जाओगे तो 7, और नीचे कौन आएगा, ये 2 इसके साथ आ जाएगा 10। आंसर आ गया x अनुपात y बराबर 7:10। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। एक बर्तन, जबरदस्त, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक बर्तन में 2 द्रव्य A और B के अनुपात में हैं। 5:3 में यदि, अच्छा जी, इस अनुपात में है, मिश्रण में से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया और 16 लीटर मिश्रण डाल दिया। अब रेशियो क्या हो गया, अब रेशियो आपका 3:5 हो जाता है। तो बताइए बर्तन में द्रव की कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती है? रखी जा सकती है, रखी जा सकती है, बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई, और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड है, बताइए शाबाश। हाँ भाई बताओ शाबाश, कितना आया? बहुत ही सुंदरता के साथ इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है। एक तरीके से समझना है, रटना नहीं है। लो भाई, ये लो, देखो सबसे पहले कोशिश करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5:3, दूध और पानी 5:3 के अनुपात में। हमारे पास 2 गिलास हैं, ठीक है, एक गिलास भरा हुआ है, उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल के मैंने दूसरे में डाल दिया। आप बताइए दूध और पानी का अनुपात अब पीछे जो है उसमें क्या रहेगा? तो आप कहोगे अनुपात तो सेम ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। और जो दूसरी गिलास में डाला है अनुपात वहां भी सेम है। कहने का मतलब है मैं 1 बूंद निकालूं या पूरा गिलास निकालूं या आधा निकालूं, रेशियो क्या रहेगा? समान रहेगा। रेशियो क्या रहेगा? समान ही रहेगा। क्या रहेगा? समान ही रहेगा। बोलो क्या रहेगा? समान रहेगा। बात समझ में आई है? इसका मतलब मैंने कहा 5:3 था, मैंने 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो जो नया अनुपात आएगा ना भाई, एक बार समझना, तो वो 5:3 ही रहेगा अभी, क्योंकि अभी हमने उसमें मिलाया नहीं है। अब मैंने कहा इसके अंदर मैंने 16 लीटर क्या डाल दिया, तो जो पहला ए था और दूसरा बी था, और बी डाल दिया, ठीक है। अब बी डाल दिया तो 3:5 नया मिक्सर हो गया। अब बात बनेगी, अभी आपके पास 3 रेशियो हैं, पहले गिलास भरा था, फिर खाली हुआ, बोलो हाँ या ना। फिर खाली हुआ ना, देखते हैं खाली हुआ कि नहीं हुआ। खाली हुआ, 16 लीटर कम हो गया, फिर 16 लीटर डाल दिया,
ये फिर भर गया। मतलब ये दोनों वैल्यूज यहाँ बराबर होंगी। पहली बात तो यहाँ और यहाँ मिक्सर जो है ए और बी का, वो जो टोटल सॉल्यूशन है ना वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो यहाँ कम रहेगा। आते हैं अब आगे। उसने कहा यहाँ ए था यहाँ बी था, फिर 16 लीटर हमने बी डाल दिया, तो ये बताओ इन दोनों के अंदर समान कौन रहेगा। तो आप कहोगे जो डला तो बी है, ए क्या रहेगा, समान रहेगा। ए क्या रहेगा, समान। तो हम इस ए को समान करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस लाइन को, इसको 5 से। अब नया रेशियो लिख लो, 5 दिए 15, 3 दिए 9, और 15 और 25। अब क्वेश्चन खुद आ गया आपके सामने, देखो अगर 9 लीटर बी था ना तो 25 लीटर हो गया, तो कितना डला, 16। और क्वेश्चन में कितना डला, क्वेश्चन में भी आपका 16 ही डला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो नया मिक्सर आया है अब आपके पास, उसके अंदर 15 लीटर तो ए है और 25 लीटर की क्या है, बी है, और टोटल कितना हो गया पूछे आपसे, तो 40 लीटर। अब क्वेश्चन में पूछता है कि बर्तन में कुल कितनी मात्रा रखी जा सकती है, तो आप 40 लीटर ही कहोगे। क्यों, क्योंकि गिलास शुरुआत में भी भरा था, फिर 16 निकाल के 16 डाल दिया तो फिर भर गया। इसका मतलब लास्ट में आपका इतना ही है जितना टोटल आया है, 40 लीटर। वो पूछता शुरुआत में बताइए ए और बी की मात्रा क्या थी। इस 40 को आप यहां 5:3 में तोड़ लो भाई। इस 40 को तोड़ोगे 5:3 में तो क्या आएगा, 25 अनुपात कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब आपके पास पहले 25 लीटर था ए और बी कितना था, 15 लीटर। ठीक है, फिर हमने 16 निकाला जो अनुपात में निकला, फिर हमने क्या डाला, बी, तो नया जो हो गया वो होया 15-25। नया क्या हुआ, 15-25। उसने सिर्फ इतना पूछा है कि बताइए कुल कितना डाल सकते हैं कंटेनर के अंदर, तो 40 लीटर। अब एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं, क्या समझाता हूं देखना, कि उसके अंदर था, क्या था, 5-3 था, है ना, ठीक है जी, 5-3 था। आप एक बार फिर लिख लो 5-3 को, क्योंकि रेशियो सेम रहेगा। फिर हमने 3-5 कर दिया, ए तो समान रहना था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, तो नया रेशियो आएगा 15:9 और 25:15, सॉरी 15:25। ये देखो 15:9 और इसको 5 से करेंगे तो 15:25। ठीक है, 15:25। ए आपका समान हो गया, बी बड़ा है, हाँ बिल्कुल, कितना बड़ा है, 16, और 16 ही क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में 32 होता तो हम इसको डबल कर देते भाई, इसको भी डबल कर देते, लेकिन अभी 16 ही बड़ा है तो 16 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये टोटल आपके पास मिक्सर आ गया, इससे ऊपर नहीं आ सकता। 15 + 25 आंसर आ गया 40 लीटर, बस ही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने समय में कोई धन चौगुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर, हाँ ये क्वेश्चन है पहले। ए और बी किसी व्यवसाय में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ठीक है जी, 8वें महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वे 5:9 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त करते हैं तो बताइए बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी। पहले ये बात समझो कि लाभ जो होता है ना भाई, इस बात को दिमाग में बैठा लो, नया स्टूडेंट है वो भी दिमाग में बैठाए कि जो लाभ होता है ना, हमने कोई बिजनेस किया, कोई व्यवसाय किया, जो प्रॉफिट होगा वो पूंजी और समय के अनुपात में बटेगा। किस तरीके से बटेगा मैं लिख देता हूं। लाभ जो होगा, आपने कितनी तो पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है, इस अनुपात में बटेगा। आपकी पूंजी ज्यादा है, समय कम है, समय कम है, तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। पूंजी भी आपकी ज्यादा है, समय भी आपका ज्यादा है, तो आपका लाभ क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा कि पूंजी 5:6 में लगी हुई है, बोलो हाँ या ना, और 8वें महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। तो इसने 8 महीने काम किया और इसका पता नहीं, इसने x महीने काम किया, ये प्रॉफिट आ गया, बोलो हाँ या ना, ये प्रॉफिट आ गया। देखो पूंजी मल्टीप्लाई टाइम, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, अनुपात आ गया। तो आप लिख लो 5 × 8 भाग में 6 × x, और जो नया लाभ का अनुपात है वो 5:9 है, तो लिख लो 5/9। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 2 से काट दो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई x एकम x, 4 तिये 12। तो x का मतलब समय था b का, b ने कितने महीने पैसे लगाया,
12 महीने पैसे लगाए हैं। बी ने कितने महीने पैसे लगाए? 12 महीना। फिर से सुन लो, लाभ जो होता है वो होता है पूंजी गुणा समय। पूंजी, पूंजी को देख लेना भाई, ऐसे लिखते हैं कि वैसे? ऐसे ही लिखते हैं, पूंजी गुणा समय। और दूसरे का भी क्या आएगा? पूंजी गुणा समय। ये रेशियो आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो पूंजी पहले की कितनी है? 5 और दूसरे की 6। इसने 8 महीने के लिए, इसने x महीने के लिए। ये प्रॉफिट आ गया और प्रॉफिट किसके बराबर है? 5:9 के। इसको कर लो बराबर। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने समय में कोई धन चौगुना हो जाएगा? भाई 1 रुपए 4 हो गया तो ब्याज कितना मिल गया? 3 रुपए। हमने मूलधन कितना माना है? तो आप कहोगे 1 रुपए। बोलो हाँ है ना, इतनी बात समझ में आई है। कोई धन 4 गुना हो गया, इसका मतलब 1 रुपया था वो 4 हो गया, तो 3 रुपए क्या मिला आपको? ब्याज मिला। समय पूछा है, दर 5% है, तो रेट आपके पास है 10%। सीधा फॉर्मूला लगाना है क्या? कि ब्याज जो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में 100। ब्याज 3 है, मूलधन 1 है, दर 5 है, समय t है, नीचे लिख दिया 100। कोई डाउट है यहां तक? लिख दिया यहां मैंने 100। 5 से 20 और 20 दिए 60, क्रॉस मल्टीप्लाई की 60 ईयर्स आपका आंसर आ गया। 60 ईयर्स है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है। फिर से देखो, 1 रुपए 4 हो गया, ये क्या है? मूलधन, और ये क्या है? मिश्रधन। ठीक है, तो आपके पास ब्याज कितना आया? 3। मूलधन 1 माना था, x मान लो, 100 मान लो, मर्जी है। यदि 100 मानोगे तो ये 4 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, लेकिन हम 1 मान के चलेंगे ताकि कैलकुलेशन कम पड़े। दर कितनी है? 10%। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, पहले मैंने फास्ट करवा दिया था, अब मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, सुन लो दोबारा। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100। और आगे देखो, ब्याज 3 है तो 3 लिख दिया हमने। ये लो जी, सारा दोबारा से बता देता हूं बिल्कुल तसल्ली से। ठीक, आइए। मूलधन 1 है, ब्याज 3 है, दर आपकी 5 और टाइम हमें पता नहीं, नीचे कितना है? तो 5 से काटेंगे 20 और 20 दिए 60, 20 दिए 60, 20 दिए 60, कितना आ गया? 60 वर्ष। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यदि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगती है, शेयर, कमेंट, लाइक सारा कुछ कर देना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।